नमस्कार मेरे दोस्तों, क्या आपको याद है जब हम हॉस्पिटल जाते थे तो मरीजों को एक बोतल लगी होती थी जिससे छोटे पाइपों के थ्रू फ्लूइड नसों में जाता था। किसी भी क्लिनिक में जाएं या हॉस्पिटल में जाएं, यह दृश्य बहुत आम था। मूवीज में भी जब हॉस्पिटल दिखाया जाता था तो यह दिखाया जाता था कि बंदे को एक बोतल लगा दी गई है। कुछ लोग इसको बोतल बोलते हैं, कुछ मरीज इसको ग्लूकोज बोलते हैं और झोला छाप तो हर मरीज को ही ये बोतल लगा देते हैं। क्या है ये बोतल? इसको लगाने का केवल फायदा भी है या नुकसान भी है? क्या हम अपनी मन मर्जी से कभी भी बोतल लगा सकते हैं? इन सभी सवालों का जवाब हम आज इस वीडियो में देंगे, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। इस पूरी वीडियो में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो कि नए डॉक्टर्स के लिए और आम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। आईवी फ्लूइड को पूरे एक्सप्लेनेशन में हम आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे। इससे पहले जो लोग मेरे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको मेरे नए वीडियोस के बारे में पता लग सके। चलिए शुरू करते हैं। क्या हैं आईवी फ्लूइड्स? के फ्लूइड्स हैं जो किसी बीमार को दिए जाते हैं जब उसकी स्थिति अच्छी ना हो। मैं आपको एक्सप्लेनेशन में बताता हूँ। आज के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि आईवी फ्लूइड्स में क्या मैनेज करना है, कैसे मैनेज करना है, आईवी फ्लूइड्स देने की ज़रूरत हमें कब पड़ती है और किस तरह से आईवी फ्लूइड्स का चुनाव करना है। सबसे पहली बात, आईवी फ्लूइड्स कब दिए जाते हैं? आईवी फ्लूइड्स बहुत ही विशिष्ट कंडीशन में दिए जाते हैं। सबसे पहले की रिससिटेशन, मतलब पेशेंट का शरीर बिल्कुल ठंडा है, फ्लूइड लॉस बहुत ज़्यादा हो चुका है, बीपी बहुत ज़्यादा डाउन है, पल्स जो है वह हल्की हल्की आ रही है। इन स्थिति में रिससिटेशन के लिए फ्लूइड्स दिए जाते हैं। दूसरा, जब बंदे के शरीर से ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो तो वॉल्यूम मेंटेन करने के लिए फ्लूइड्स दिए जाते हैं, क्योंकि फ्लूइड से ही फ्लूइड वॉल्यूम बनता है और ब्लड पूरे शरीर में सर्कुलेट करता है। किसी भी पार्ट में अगर ब्लड नहीं पहुंचेगा तो उस पार्ट में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा और वह अंग मर जाएगा बिना ऑक्सीजन के। तो इसलिए सर्कुलेशन को मेंटेन करने के लिए फ्लूइड बहुत जरूरी है। तीसरी कंडीशन होती है डिहाइड्रेशन। अगर किसी को उल्टियां ज़्यादा आ रही हैं, इसके साथ साथ दस्त ज़्यादा आ रहे हैं, जैसे छोटे बच्चों में दस्त हो जाते हैं तो डिहाइड्रेशन हो जाता है। गर्मियों में भी हीट स्ट्रोक से डिहाइड्रेशन हो जाता है। उन स्थितियों में भी आईवी फ्लूइड्स दिया जाता है। इसके साथ साथ कई लोग जिनको ऑपरेशन के लिए जाना है तो उनको खाली पेट रहना पड़ता है रात भर। उन स्थितियों में भी आईवी फ्लूइड्स दिया जाता है कि बंदे के शरीर में फ्लूइड्स की कमी ना हो। कभी कभी ग्लूकोज कम होने के कारण भी आईवी फ्लूइड्स के थ्रू ग्लूकोज दिया जाता है। अगर कोई पेशेंट पोस्ट ऑप है और उसका ऑपरेशन हुआ है और 5-6 घंटे तक वह मुंह से नहीं ले रहा है, तब भी आईवी फ्लूइड्स दिए जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति कोमा में है, मुंह से खाना ले नहीं पा रहा, शरीर में पानी की ज़रूरत है, खाना खाने की ज़रूरत है, ग्लूकोज की ज़रूरत है, उन कंडीशन में भी आईवी फ्लूइड्स दिए जाते हैं जिससे बंदे के शरीर का फंक्शन मेंटेन रखा जाए। अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ आईवी फ्लूइड। आईवी फ्लूइड्स भी बहुत प्रकार के होते हैं। इनमें से पहला आता है क्रिस्टलॉइड्स। क्रिस्टलॉइड्स वो होते हैं जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू पास कर जाते हैं। यह जब ब्लड में जाते हैं तो ब्लड से टिश्यू स्पेस में चले जाते हैं। ये इनका वर्गीकरण हो जाता है इनकी टोनिसिटी यानी गाढ़ापन। ये शरीर में जो प्लाज्मा है, जो ब्लड के अंदर लिक्विड वाला पार्ट है, उसके कंपैरिजन में कितने घने हैं। अगर यह ज्यादा घने हैं तो हाइपरटोनिक, बराबर घने हैं तो आइसोटोनिक, और अगर कम घने हैं तो हाइपोटोनिक। तो यह 3 तरह के क्रिस्टलॉइड्स हम देखते हैं। इसके अलावा होते हैं कोलॉइड्स। कोलॉइड्स बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, इस कारण से यह वेसल से बाहर नहीं जाते और जिन जिन स्थितियों में हम यह चाहते हैं कि जो फ्लूइड है वो ब्लड वेसल में रहे, टिश्यू में ना जाए, तो उनमें हम कोलॉइड्स देते हैं। जैसे कि
किसी व्यक्ति की ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा है, इन व्यक्तियों को अगर हम फ्लूइड देंगे तो हम ये चाहेंगे कि यह फ्लूइड ब्लड वेसल में ही रहे और टिश्यू में ना जाए। अगर हम क्रिस्टलॉइड्स की बात करें, अगर किसी पेशेंट को क्रिस्टलॉइड्स दिए जाते हैं तो वह बड़े आराम से ब्लड वेसल से टिश्यू स्पेसिस में जा जाते हैं। तो अगर ब्लड लॉस है और हम क्रिस्टलॉइड्स दें तो वह आराम से टिश्यू स्पेसिस में चला जाएगा और ब्लड वेसल में फ्लूइड नहीं रहेगा। इस कारण से बीपी फॉल हो जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि बीपी मेंटेन रहे तो हम कॉलॉइड्स देंगे। ये कॉलॉइड्स बहुत तरह के होते हैं, कुछ आर्टिफिशियल होते हैं, कुछ नेचुरल होते हैं। आर्टिफिशियल में जैसे जेलेटिन, डेक्स्ट्रिन, स्टार्च और जो क्या कहते हैं हमारी बॉडी के डेक्स्ट्रिन पाए जाते हैं, कोलॉइड पाए जाते हैं, वह हैं एल्ब्यूमिन, एफपीपी और क्रायोप्रेसिपिटेट्स और प्लाज्मा। ये क्रायोप्रेसिपिटेट, प्लाज्मा और एफएफपी ये ब्लड प्रोडक्ट्स ही हैं, तो यह भी कोलॉइड का ही काम करते हैं। अगर आपको किसी ब्लीडिंग पेशेंट को कोई अच्छा फ्लूइड देना है तो वह प्लाज्मा ही रहेगा, क्योंकि प्लाज्मा इतना अवेलेबल नहीं होता, तो हम क्रिस्टलॉइड्स देते हैं। हालांकि कोलॉइड क्रिस्टलॉइड से ज़्यादा अच्छे हैं। किसी भी आईवी फ्लूइड के चुनाव से पहले हमें कुछ चीज़ें देखनी पड़ती हैं। सबसे पहले तो ऑस्मोलैलिटी। ऑस्मोलैलिटी मतलब घनत्व, गाढ़ापन। किसी भी आईवी फ्लूइड का घनत्व, ऑस्मोलैलिटी या गाढ़ापन हमारे शरीर के प्लाज्मा के कंपैरिजन में देखा जाता है। उसी हिसाब से उनको डिवाइड किया जाता है। कंडीशन के हिसाब से हाइपरटोनिक यानी जिसका घनत्व हमारे प्लाज्मा से ज़्यादा है, आइसोटोनिक जिसका घनत्व हमारे प्लाज्मा के बराबर है, और हाइपोटोनिक जिनका घनत्व हमारे प्लाज्मा से कम है। इसके बाद में जिस चीज़ से आईवी फ्लूइड का चुनाव होता है वह होता है उसकी कंपोजिशन। किसी भी आईवी फ्लूइड की कंपोजिशन में अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स की कंपोजिशन होती है। जैसे जैसे हम आईवी फ्लूइड्स की बात करेंगे आपको उनकी कंपोजिशन साथ में बताते रहेंगे और उनके स्पेसिफिक यूजेस आपको बता देंगे। सबसे पहले क्रिस्टलॉइड्स में हम बात करेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन की। ये ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिनकी कंसंट्रेशन प्लाज्मा के बराबर होती है, जो कि होती है तकरीबन 250 से 375 ऑस्मोल्स पर लीटर। ये फ्लूइड्स एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में रहते हैं और ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं इंट्रावेस्कुलर और इंटरस्टिशियल स्पेसिस में, जिसके कारण से इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम बढ़ जाता है। इनको दिया जाता है वॉल्यूम डेफिसिट को ठीक करने के लिए, यानी जब ब्लड लॉस हो गया है, फ्लूइड लॉस हो गया है। जब भी किसी को हम आईवी फ्लूइड देंगे हमें क्या देखना है? सबसे पहले तो वाइटल साइन, बीपी, पल्स और उसके बाद ब्लड वेस्ट, जिस हिसाब से हमको आईवी फ्लूइड देना है। लंग साउंड्स देखेंगे, अगर क्रेप्ट्स या लंग में फ्लूइड तो नहीं है। इसके अलावा हार्ट साउंड्स देखेंगे शरीर में इडीमा है या इडीमा नहीं है, और यह सब इन्फ्यूज़न के दौरान भी चेक किया जाएगा और इन्फ्यूज़न के बाद भी चेक किया जाएगा। इसके अलावा हम चेक कर सकते हैं हाइपोवोलीमिया के साइंस के लिए, जैसे कि यूरिन आउटपुट कम होना, स्किन टर्गर कम होना, टैकीकार्डिया होना, वीक पल्स होना और हाइपोटेंशन होना। अगर हमें मॉनिटर भी करना है हाइपरवोलीमिया के लिए, जैसे कि हाइपरटेंशन, बाउंडिंग पल्स, पल्मोनरी क्रैकल्स, डिस्निया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, पेरिफेरल एडिमा, वेट गेन, जुगुलर वेन डिस्टेंशन, डिस्निया और एक्स्ट्रा हार्ट साउंड्स। इसके अलावा जो भी व्यक्ति आईवी फ्लूइड्स पे हैं उनका सोडियम, पोटेशियम और ग्लूकोज आपको रोज जांच के लिए भेजना है। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस की लिस्ट में जो पहला आता है उसको कहते हैं नॉर्मल सलाइन, 0.9% नॉर्मल सलाइन। यह होता है 308 ऑस्मोल्स पर लीटर, जिसमें 154 मिली ऑस्मोल्स होते हैं सोडियम, और क्लोरीन होता है 154 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर। ये कभी भी किसी को रिससिटेट करना हो, कोई शॉक में गया हो तो उसके लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जब फ्लूइड लॉस होता है, हेमरेज, डायरिया, वोमिटिंग,
जो जीआई फिस्टुला के कारण फ्लूइड लॉस होता है, वुंड के कारण लॉस होता है, शॉक में, माइल्ड हाइपोनेट्रीमिया, मेटाबॉलिक एसिडोसिस में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता, हाइपरकैल्सीमिया। उसके अलावा इसको रीनल डिसीज और कार्डियक डिसीज में कम यूज किया जाता है या बड़े ध्यान से यूज किया जाता है, क्योंकि रीनल डिसीज वाले सोडियम को अच्छे से एक्सक्रीट नहीं कर पाते हैं। ये इकलौती ऐसा फ्लूइड है जो ब्लड के साथ भी एडमिनिस्टर किया जा सकता है, और साथ साथ जब भी ये फ्लूइड दिया जाए हाइपरकोलेरेमिक एसिडोसिस के लिए हमें देखना पड़ता है, क्योंकि NaCl या नॉर्मल सलाइन देने पर हाइपरकोलेरेमिक एसिडोसिस के होने के चांस हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि किन किन कंडीशंस में नॉर्मल सलाइन नहीं देना चाहिए। नॉर्मल सलाइन जो होता है वह जिन लोगों में रीनल फेलियर है उनमें नहीं देना चाहिए, जिन लोगों में सेप्सिस है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, उनमें नहीं देना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल सलाइन अपने आप में हाइपरकोलेरेमिक एसिडोसिस करवा देता है। और इसके अलावा ऐसी भी कंडीशन है जिसमें नॉर्मल सलाइन देना चाहिए, वो मैं आपको बताता हूँ। अब हम बात करेंगे कि किन किन कंडीशंस में नॉर्मल सलाइन देना चाहिए। अगर किसी में भी हाइपोनेट्रीमिया है तो हम नॉर्मल सलाइन देंगे। अगर क्लोरीन का लॉस है, जैसे कि उल्टियां ज्यादा आ रही हैं या दस्त है, तब भी नॉर्मल सलाइन देना चाहिए। अगर किसी को इस्केमिक ब्रेन इंजरी है तो उसमें ब्रेन इडीमा होता है, तो नॉर्मल सलाइन की जो ऑस्मोलैरिटी होती है वो प्लाज्मा से थोड़ी ज्यादा होती है, तो वह ब्रेन से स्वेलिंग को खींचने में मदद करता है। तो इन कंडीशंस में भी नॉर्मल सलाइन दिया जाता है। अब बात करेंगे रिंगर लैक्टेट की। ये फर्स्ट चॉइस ऑफ फ्लूइड है रिससिटेशन के लिए, बर्न्स और ट्रॉमा पेशेंट के लिए, जब एक्यूट ब्लड लॉस होता है और हाइपोवोलेमिया होता है, थर्ड स्पेस लॉसेस के लिए, जब गैस्ट्रोइंटेस्टाइन और फिस्टुला के कारण फ्लूइड लॉस होता है, इलेक्ट्रोलाइट लॉस होता है, और यह यूज होता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस में, जिसमें कि हम नॉर्मल सलाइन यूज नहीं कर सकते। इसके अलावा इस फ्लूइड को लीवर डिसीज वालों को नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसमें लैक्टेट होता है और जिनकी लीवर खराब होती है वो लैक्टेट को मेटाबोलाइज नहीं कर सकते। जिन लोगों का पीएच 7.5 से ज्यादा हो उन लोगों में भी रिंगर लैक्टेट यूज नहीं होता, क्योंकि नॉर्मल लीवर लैक्टेट को बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट करती है, जो कि अल्कलॉसिस कर देता है। उसके अलावा यह रीनल फेलियर के लोगों में भी नहीं यूज करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि इसके अंदर पोटेशियम होता है, जिसके कारण से हाइपरकैलेमिया हो सकता है। हम जानेंगे रिंगर लैक्टेट के बारे में। रिंगर लैक्टेट को आराम से एसिडोसिस में दिया जा सकता है। इसके अंदर लैक्टेट है तो आप कंफ्यूज ना हो कि लैक्टेट लैक्टिक एसिड है और इससे एसिडोसिस हो जाएगा। बेसिकली ये लैक्टेट एक सबस्ट्रेट है एनर्जी का, जो लीवर में जाके पेशेंट को एनर्जी देगा। इसलिए लीवर का ठीक होना बहुत जरूरी है। जिन लोगों में लीवर सही नहीं है उनमें हम रिंगर लैक्टेट नहीं देंगे। दूसरा कि इस्कीमिक ब्रेन इंजरी वाले पेशेंट्स में अगर हम रिंगर लैक्टेट देंगे तो इसकी ऑस्मोलैरिटी ब्रेन से कम है, तो यह ब्रेन में स्वेलिंग करेगा, तो इसलिए उनमें यह नहीं देना चाहिए। रिंगर लैक्टेट ब्लड के साथ भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम होता है और कैल्शियम से चिलेशन की समस्या होती है। अगर इसको देना भी है तो अलग अलग लाइनों में ब्लड और रिंगर लैक्टेट को दिया जाए। तीसरे हम आइसोटोनिक फ्लूइड की बात करेंगे तो वह होता है 5D या 5% डेक्स्ट्रोजिन वाटर। यह क्या है? यह आइसोटोनिक भी है और हाइपोटोनिक भी है। इनिशियली ये प्लाज्मा कंसंट्रेशन को डाइल्यूट करता है। जैसे ही बॉडी डेक्स्ट्रोज यूज कर देती है तो यह आइसोटोनिक हो जाता है, और आइसोटोनिक होने के बाद ये प्लाज्मा वॉल्यूम को एक्सपेंड करता है। इसकी ऑस्मोलैरिटी होती है 253 मिलो ऑस्मोल्स पर लीटर, जिसमें 5 ग्राम डेक्स्ट्रोज होता है, फिर 50 ग्राम डेक्सट्रिनोस होता है, और
ये किडनीज के लिए वाटर प्रोवाइड करता है जिससे सॉल्यूट का एक्सक्रीशन बढ़ जाता है। यह हाइपरनेट्रीमिया ट्रीट करने के काम आता है। इसको फ्लूइड डेफिसिट के लिए यूज नहीं किया जा सकता क्योंकि यह प्लाज्मा कंसंट्रेशन को कम करता है। यह रिससिटेशन, अर्ली पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड और सस्पेक्टेड इंट्राक्रेनियल प्रेशर में नहीं दिया जा सकता क्योंकि यह ब्रेन के कंपैरिजन में कम ऑस्मोलैलिटी का होता है, तो यह ब्रेन की स्वेलिंग बढ़ाएगा। इसके अलावा ये कैलोरीज देता है पर इतनी कैलोरीज नहीं देता कि पूरा शरीर चल जाए। अगर आपको मेरी आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझसे कमेंट में वह पूछ सकते हैं। तो तब के लिए मुझे इजाज़त दें। नमस्कार।